जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 7 की आज हम चर्चा करेंगे और उसके आगे के जो 4 क्वेश्चन बचते हैं उनको भी हम इसी वीडियो के अंदर देखेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल हुज सेंटर इज 2,-3 एंड बी इज 1,4। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर थोड़ा ध्यान से समझा जाएगा। देखो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। ये हमारे पास कोई सर्किल है, इस सर्किल का ये डायमीटर है ए और बी, ये सर्किल का हो गया सेंटर। अब ध्यान से समझना, सर्किल के सेंटर का मतलब क्या हुआ, ए बी का मिड पॉइंट। सेंटर तो मिड पॉइंट ही होता है, ठीक हो गया। और कहना चाह रहा है कि सेंटर के कोऑर्डिनेट हमको मिले हुए हैं कितने, 2,-3। नहीं, ए नहीं है, सेंटर के कोऑर्डिनेट इतने हैं और बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास 1,4 हैं और ए के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। कैसे करेंगे, थोड़ा सोचो तो। ए के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, देखो मैं बता रहा हूँ कैसे। एक्स और वाई, सबसे पहला काम तो देखो बहुत आसान सवाल है, 1 मिनट ध्यान से समझना। पहला काम है ए के कोऑर्डिनेट को x, y मान लिया। अब जो O है वो मिड पॉइंट है ए बी का, तो अगर मैं ए बी का मिड पॉइंट निकालूं तो O ही तो मिलना चाहिए। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सिंस O इज द सेंटर ऑफ सर्किल, अगर O सर्किल का सेंटर है तो इस बात का मतलब ये नहीं हुआ, देखो सुनो भाई, O इज द सेंटर ऑफ सर्किल, इसलिए O विल बी मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट होगा नहीं होगा, होगा। अब इसलिए ए बी का मिड पॉइंट निकालो, ए बी के मिड पॉइंट को निकालोगे तो ओ ही तो होगा। ओ बराबर फॉर्मूला मिड पॉइंट का याद है नहीं याद है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला था x1 x2/2 y1 + y2/2। अब ध्यान से देखना, ओ मिड पॉइंट, ओ के कोऑर्डिनेट तो हमको गिवन है 2,-3। x ये वाला कोऑर्डिनेट, इसको पकड़ो, ये रहा x1, यही तो x1 है और ये x2 है, यानी कि 1 + x/2, और इसको हम पकड़ेंगे तो y + 4/2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम ये जानते हैं कि ये जो वैल्यू है यही तो x कोऑर्डिनेट है, ये जो वैल्यू है यही तो y कोऑर्डिनेट है, और x y किसके इक्वल है, x y के, तो इसका x इसके x के इक्वल होगा और इसका y कोऑर्डिनेट इसके y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो यहाँ से मैं सीधे सीधे लिख सकता हूँ, इसलिए 1 + x/2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2। यहाँ से सॉल्व कर लो इसे, तो 1 + x, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा 4, x की वैल्यू कितनी आ जानी है 3, 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा। और दूसरी बात, जब y कोऑर्डिनेट को इक्वल करेंगे तो -3, या y वाला कोऑर्डिनेट यहाँ लिखो, y + 4/2 और इज इक्वल टू -3। तो यहाँ से y + 4 की वैल्यू क्या -6 आने वाली है, क्या यहाँ से y की वैल्यू -10 आने वाली है, ये 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -6 ऑलरेडी है, -4 और 10 हो गया। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए कोऑर्डिनेट ऑफ ए के कोऑर्डिनेट कितने निकल के आए, x कोऑर्डिनेट हमेशा पहले लिखते हैं, पता ही होगा सबको, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -10, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। बताओ कितना कठिन क्वेश्चन था। सिर्फ हमें इतना पता होना चाहिए कि सेंटर जो है वो डायमीटर का मिड पॉइंट है, और हमें अगर डायमीटर के 1-2 पॉइंट दो ये दिया तो ये। अब देखो इसी कॉन्सेप्ट पे ध्यान से सुनो, इसी कॉन्सेप्ट पे बोर्ड एग्जाम में और कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ए दे देगा, ओ दे देगा, बी पूछ लेगा, निकाल देंगे। ए बी दोनों दे देगा तो 0 ओ पूछ लेगा, तब भी निकाल देंगे। एक ही तरीके को 3 तरीके से क्वेश्चन बना के दे सकता है, और सब में काम यही करना है। क्या करना है कि जो सेंटर है वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, यानी डायमीटर का मतलब होता है हिंदी में व्यास, व्यास का मध्य बिंदु वृत्त का केंद्र होता है। बात क्लियर हुई, देख लो इसे। 8 क्वेश्चन कह रहा है, इफ ए एंड बी आर -2, एंड 2, रिस्पेक्टिवली, और हिंदी की किताबों में लिखा होगा क्रमशः। क्रमशः शब्द का मतलब समझते हो, क्रमशः मतलब शब्द का क्रम से, पहले ए, अगर ए का नाम पहले तो ए पहले वाले कोऑर्डिनेट ए के होंगे, और बी का नाम पहले तो दूसरे वाले कोऑर्डिनेट बाद बी के होंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी = 3/7 AB एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। बहुत आसान क्वेश्चन, देखो ये कहना चाह रहा है, एक लाइन बना लो, सबसे पहला काम तो फट से, ए
और B बन गया। इस पर एक पॉइंट है P, बात क्लियर है। A के कोऑर्डिनेट है -2, -2 और B के कोऑर्डिनेट है 2, -4। P के कोऑर्डिनेट बताने हैं। अब हम P के कोऑर्डिनेट बहुत आसानी से बता सकते हैं, बस एक चीज की कमी है, पता क्या? M1 मिल जाए और M2 मिल जाए। जैसे ही M1 M2 मिला, सेक्शन फॉर्मूला लगा के 1 मिनट नहीं लगेगा, आंसर आ जाएगा। अब सारी की सारी लड़ाई किस बात की है? M1 M2 फाइंड आउट करने की। देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सुनो ध्यान से। सिंस क्वेश्चन ने हमें ये दिया है AP = 3/7 AB दिया है, यहाँ से AP को तो ऐसे ही रखो, ये वाला AB इधर मल्टीप्लाई करेगा, इधर आएगा तो डिवाइड में, और यहाँ हो जाएगा 3/7। अब देखो यहाँ से समझ के चलना, थोड़ा मल्टीप्लाई मत करो, कुछ नहीं। जो AP के साथ में कौन लिखा है? 3, तो AP की वैल्यू 3 है। बात क्लियर हो गई? ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन छोटी क्लासों में पढ़ाया जाता है और वहाँ ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। नहीं पता है अभी सीख लो, मैं कैसे सिखा रहा हूँ। ऊपर AB लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, तो AP की जगह 3 आ गया, सीधे सीधे आ गया। नीचे क्या लिखा है? AB कितना लिखा है? 7, यानी यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना हो जाएगा? 7। लेकिन हमें क्या चाहिए? M1 होता है ये वाला, M1 तो मिल गया, M2 होता है ये, और ये मिला नहीं। लेकिन अब हम निकाल लेंगे, कैसे? पूरा है 7, इतना है 3, तो बच कितना गया होगा? 4। और यही हमारे पास क्या है? M2 मिल गया, M1 भी मिल गया, M2 भी मिल गया। अब क्या लगाऊंगा मैं? सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा और आंसर आ जाएगा। कैसे? बाई सेक्शन फॉर्मूला याद है? देखो सुनो, सेक्शन फॉर्मूला अब बोलो। M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2, फिर यही काम बाई के लिए हो जाता है, M1/2 प्लस M2/1 अपॉन M1 प्लस M2। कोई दिक्कत नहीं? अब सॉल्व कर लो इसे फटाफट यार। M1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू 2, M2 की वैल्यू 4, x1 की वैल्यू -2 अपॉन 3 प्लस 4, M1 की वैल्यू 3/2 की वैल्यू -4 और M2 की वैल्यू 4/1 की वैल्यू -2 अपॉन 3 प्लस 4। सॉल्व करो इसे। 3 दूनी 6, और ऐसे ही सॉल्व कर दे रहे हैं फटाफट। 3 दूनी 6, 4 दूनी -8, माइनस का 2/7, यहाँ हो जाएगा 4 तियाँ माइनस का 12 और 4 दूनी माइनस का 8, यानी माइनस का 20/7। ये क्या निकल करके आया? ये P के कोऑर्डिनेट निकल करके आया। क्या निकालना था? यही निकालना था। 3 लाइन में आंसर आ गया। आ रही है बात समझ में? सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, और जो जो नहीं दिया है उसको हमें कैसे निकालना है, बस इस पे अगर काम कर जाएंगे तो आंसर आ जाएगा। लिख लो भाई। क्वेश्चन नंबर 9, एक किताब दिखाओ। 9 क्वेश्चन ये कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -2,2 एंड 2,8। देखो सबसे पहले एक लाइन बना लो, लाइन सेगमेंट ये बना लिया हमने। A और B इसके कोऑर्डिनेट है -2, -2, और इसके कितने? इसके कोऑर्डिनेट कितने? दूसरे वाले यही है, ये बस -2,2 और 2,8 सही है। अब कहना चाह रहा है कि अगर इस लाइन को हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, अब 4 इक्वल पार्ट का मतलब समझ लो, देखो 1 एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट, तो ये जो पॉइंट यहाँ बने हैं P मान लो, Q मान लो और R मान लो, इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं। और कैसे बताने हैं सुनो ध्यान से। अब 4 इक्वल पार्ट है ना, तो इतना भी एक होना चाहिए, ये भी एक होना चाहिए, जो मन में आए सो मान लो, ये सब एक एक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब देखो जब मैं पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालूंगा, ध्यान से समझना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फॉर पॉइंट P, जब मैं P पॉइंट के लिए बात करूंगा तो P पॉइंट के, देखो P पॉइंट के लिए P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, लगाना है सेक्शन फॉर्मूला, वही तो लगेगा यहाँ, क्योंकि x1 y1 x2 y2 मिला है। और जब P की बात करूंगा तो ये m1 हो जाएगा, ये m2 हो जाएगा, यानी सेक्शन फॉर्मूला हमारा लग जाएगा। आप सुनना ध्यान से, ये रहा ना P पॉइंट, P के लिए m1 का काम कौन कर रहा है? P के लिए m1 का काम कर रहा है 1, यही तो है m1, और उधर का जितना बच गया वो m2 हो गया, मतलब m2 का काम कौन कर रहा है? 3।
1 2 3। बात क्लियर हो गया। पॉइंट हमको मिले ही हुए हैं, ए कौन सा है -2,2 और बी हमारे पास कितना है, बी है हमारे पास 2,8। अब जब मैं पी के कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो सेक्शन फॉर्मूला लिखो पहले। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 m2 और यहाँ हो जाएगा m1/2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब मैं p के कोऑर्डिनेट निकालूंगा। देखो m1 की वैल्यू p के लिए 1, x2 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू ये वाली 2 है, सही है, और m2 की वैल्यू 3 और x1 की वैल्यू -2 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 3, m1 प्लस बाई 2 ये रहा m1 और बाई 2 की वैल्यू हमारे पास है 8, m2 बाई 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 3। इसको सॉल्व कर लो तो p की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल करके आएगी, देखो 2 एकम 2 और 3 दूनी -6 तो -4/4 यानी -1 हो जाएगा। 8 और 6 14, 14/3, 14/4 हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ से जो p की वैल्यू निकल करके आएगी वो -1, 2 से काट दो, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, ये तो p की वैल्यू निकल गई, आंसर आ गया। इसी तरह मैं बात करूंगा कौन से पॉइंट के लिए, फॉर पॉइंट Q। अब देखो Q पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर Q से इधर जो डिस्टेंस है वो m1, उधर जो है वो m2, तो Q पॉइंट के लिए m1 की वैल्यू 2 और m2 की वैल्यू भी 2, सही है। तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, जो यहाँ ये फॉर्मूला तो यही रहेगा, बस m1 की जगह 2 रख देना है और m2 की जगह भी 2 रख देना है। यहाँ पर जो m1 m2 था ये 1 है, ये 3 है, ये 2 और 2 हो जाएगा, बस इतना काम करना है। तो हमें क्या करना है, इसको पकड़ लो, इसी बात से सब काम हो जाएगा। देखो कैसे निकालेंगे, 2 × 2 प्लस 2 × -2 और 2 प्लस 2 और यहाँ हो जाएगा 2 × 8 प्लस 2 × 2 अपॉन 2 प्लस 2। इसको सॉल्व कर लो, क्यों निकल जाएगा, कैसे, यहाँ तो 0 हो जाएगा और यहाँ 8 दूनी 16 और 4 20/4 यानी कि 5, ये क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल गए। इसी तरह मुझे किसका करना है, फॉर पॉइंट R। अब R के लिए m1 m2 निकाल दो भाई, फॉर पॉइंट R। देखो R के लिए m1 का काम कौन करेगा, इधर जितना बच रहा है तो इधर कितना है 1 1 1 यानी 3 और m2 का काम कौन करेगा, जो उधर बच रहा है 1। तो R के कोऑर्डिनेट जब मैं निकालूंगा तो यहाँ इस वाले फॉर्मूले को पकड़ो, यहाँ जहाँ जहाँ 1 है वहाँ 3 रख दो और जहाँ जहाँ 3 है वहाँ 1 रख दो, यही तो m1 m2 रख करके काम आया था। तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा, 3 × 2 1 × -2 अपॉन 3 + 1 और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 3 × 8 + 1/2 और यहाँ हो जाएगा 1 यानी 3 + 1। इसको सॉल्व कर लो तो R की वैल्यू आ जाएगी 3 दूनी 6 - 2 यानी कि 4/4 1, 8 × 24 और 2 26/4, यहाँ हो जाएगा 26/4। तो R की कुल मिला के वैल्यू आएगी 1 और 13/2। ये हमारे क्वेश्चन का हो गया आंसर। ये रहा P, ये रहा Q, ये रहा R। एक बार आंसर मैच कर लेंगे, कहीं कोई गलती नहीं है, सही है। तो ये हमारे आंसर हो गए बस। अब इसी तरह सुनो ध्यान से, एक कह देता 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो यहाँ एक पॉइंट और मान लेते S और उस S के लिए m1 की वैल्यू 4 और m2 हो जाता 1। एक लाइन को जितने इक्वल पार्ट में तोड़वाए सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, एक एक को पकड़ लो, x1/1 x2/2 सबके लिए सेम रहने वाला है। बदलेगा क्या, m1 और m2, m1 m2 बदलते जाए, वैल्यू रखते जाओ, सॉल्व करते जाओ, आंसर आ जाएगा। आ रही है बात समझ में, लिख लो भाई इसे। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कोई रोम्बस है, उस रोम्बस के चारों वर्टिसेस ये है। रोम्बस का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखो सुनो भाई, बात नहीं करो आपस में। रोम्बस का मतलब हिंदी में होता है समचतुर्भुज। देखो बस बात नहीं करो यार, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज किसे कहते हैं, देखो सम माने बराबर और चतुर्भुज, चतुर माने 4, भुज माने भुजाएं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आपस में चारों भुजाएं बराबर होती है, बट इसका कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होता। समचतुर्भुज और वर्ग, स्क्वायर एंड रोम्बस, इनमें इतना सा ही डिफरेंस होता है कि स्क्वायर का ईच एंड एवरी एंगल 90 डिग्री होता है, बट समचतुर्भुज का कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। दूसरी बात, समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। कहने का देखो क्या मतलब है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आदमी इनको मतलब तुम लोग जो है ना इनको हल्के में ले लेते हो, इसलिए क्वेश्चन में ये फांस के रख देती हैं। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, एक डायगोनल ये हुआ
एक डायगोनल ये हुआ, ये डायगोनल एक दूसरे को कौन से एंगल पे कट करेंगे, 90 डिग्री पर। स्क्वायर में भी यही होता है, यानी वर्ग में भी यही होता है, बट रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, समचतुर यानी समांतर चतुर्भुज और आयत, इनके विकर्ण 90 डिग्री पे नहीं काटते हैं। वर्ग के और समचतुर्भुज के विकर्ण 90 डिग्री पे काटते हैं। अब चलो सुनो, काम की बात सुनते हैं, हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्वेश्चन अपना पकड़ते हैं। कोई हमें समचतुर्भुज दिया है, इसके चारों शीर्ष यानी वर्टिसेस दिए हैं, और कहना चाह रहे हैं इसका एरिया बताओ। तो देखो समचतुर्भुज का एरिया कितना होता है, एरिया होता है इसका, एरिया माने क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 मल्टीप्लाइड d2। d1 का मतलब पहला डायगोनल और d2 का मतलब दूसरा डायगोनल। देखो पहला डायगोनल हमारे केस में क्या है, AC, और दूसरा डायगोनल है BD। अब हमारे लिए AC और BD की वैल्यू मिल जाए, यहाँ रख दो, आंसर आ जाएगा। कैसे, अब देखो AC की वैल्यू निकालना है मुझे, कैसे निकालूंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। भाई AC की लेंथ ही तो निकालनी है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, भूल गए, याद है, याद है ये वाला फॉर्मूला, लगा दो फटाफट वैल्यू, x2 - x1, -1 में से -3 जाओगे तो -4 का स्क्वायर यानी कि 16, और यहाँ 4 में से 0 करोगे तो यहाँ भी हमारे पास हो जाएगा कितना, 16 और 16 का मतलब होता है √32, और √32 8 चौक 32 होता है, या ऐसे लिख लो 4 दूनी 16 दूनी 32 यानी 4 √2 आ जाएगा यूनिट। आया, AC निकल गया। इसी तरह क्या निकाल देना है, BD, तो BD निकालेंगे तो सेम फॉर्मूला लिखा ही हुआ है, बस वैल्यू रख लो, ये रहा B, ये रहा D, यानी -2 में से माइनस का 4 करोगे तो कितना हो जाएगा, 6, और 6 का स्क्वायर 36, -1 और ये -5 करोगे तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 36। कहने का मतलब हो जाएगा यहाँ 6 √2 यूनिट्स आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लोगे 72, और 72 की वैल्यू इतनी आती है, रूट को सॉल्व करना सिखाया हुआ है। इन दोनों की वैल्यू उठा करके समीकरण 1 में रख दो, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में दोनों वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो एरिया की वैल्यू आ जाएगी 1/2, 4 √2 और 6 √2। इसको सॉल्व करेंगे, देखो कैसे सॉल्व करते हैं, सुन लो ध्यान से। 2 से काटो, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, नंबर ने मल्टीप्लाई करी, अब अंडर रूट तो बच रहे हैं, 1 √2 1 √2, और मैंने बताया कोई भी अंडर रूट अपने सेम अंडर रूट से मल्टीप्लाई करता है तो रूट हट जाएगा और एक बार नंबर देख जाता है, और 12 दूनी 24। अब एरिया आया है, देखना ध्यान से, जब सिर्फ लेंथ निकाल रहे थे तो आंसर में यूनिट लिख रहे थे, और एरिया आया है तो क्या लिखेंगे, यूनिट स्क्वायर, वर्ग मात्रक हिंदी वाले लिखेंगे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसको ऐसे लिख देंगे यूनिट स्क्वायर, ठीक है, और हिंदी में लिखेंगे वर्ग मात्रक। समझ पाए, नहीं समझ पाए, और ये हमारे क्वेश्चन का हो गया आंसर। बस ये फॉर्मूला होता है एक्चुअली। देखो अब 1 मिनट मेरी बात और सुन लेना ध्यान से, बहुत काम की बात बता रहा हूँ। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, चाहे कोई भी क्वाड्रिलेटर हो, कोई भी चतुर्भुज हो, आयत हो, समचतुर्भुज हो, वर्ग हो, समांतर चतुर्भुज हो, कुछ भी सही, हर एक के एरिया का फॉर्मूला पता क्या होता है, A = 1/2 d1 d2 sin थीटा, ये होता है एरिया का फॉर्मूला। सुना है कभी ऐसा फॉर्मूला? अब ट्रिग्नोमेट्री में यूज नहीं आएगा, ये ऐसा फॉर्मूला है, बहुत से मतलब जान ही नहीं पाओगे, बहुत लंबा समय बीत जाएगा। आप सुनना ध्यान से, देखो ये थीटा पता क्या होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन d1 एंड d2। पहले डायगोनल और दूसरे डायगोनल के बीच का एंगल कौन सा है, थीटा। अब ये पकड़ लो, ये वाला पकड़ो, ये वाला पकड़ो, चाहे ये वाला, हर एक थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। और अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, साइन 90। भाई साइन थीटा ही तो निकालना है, तो थीटा की जगह क्या रखना पड़ेगा, 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। और यहाँ पर अगर 1 रखोगे तो क्या 1 रखने का कोई मतलब रहेगा, यहाँ पर d1 और d2 ही तो निकल करके आएगा। रोम्बस के केस में ये स्पेशल कंडीशन बन गई, बट किसी भी क्वाड्रिलेटरल की बात करोगे तो वहां ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड होगा। स्क्वायर में लगाओ चल जाएगा, रेक्टेंगल में लगाओगे चल जाएगा, पैरेललोग्राम में लगाओगे चलेगा, रोम्बस में लगाओगे चलेगा। अब जहां पता है कि थीटा क्या है वहां थीटा की वैल्यू रख के फाइनल कंक्लूजन निकाल दो, और जहां बाई चांस नहीं पता है थीटा क्या है तो वहां सीधे सीधे ये फॉर्मूला रखो, थीटा क्वेश्चन देगा और रख करके आंसर निकाल दो। समझ पा रहे हो मेरी बात, मैंने क्या समझाना चाहा? अगर ये समझ में आई तो बहुत अच्छी बात, एक नया पॉइंट सीखने को मिला। और अगर बाई चांस ये समझ में नहीं आया तो सीधे सीधे इस पॉइंट पर अपना काम कर सकते हो। इस क्वेश्चन के लिए इतना ही काफ़ी है, लेकिन ये आया कहाँ से मैंने वो समझाने की कोशिश करी। ठीक है, तो हमारा ये एक्सरसाइज जो है 7.2
पूरी तरह फिनिश होती है और कोशिश करता हूँ कि मैं समझा पाने में कामयाब हुआ। बाकी अगर इसमें कोई भी दिक्कत रहती है तो पूछ लेना। और इसके जितने भी एग्जाम्पल हैं सब बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं। जो भी एग्जाम्पल नहीं आएगा वो पूछ लेना। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए सबको धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।